लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन की मुलाकात स्टारविल शेल्टर में ब्लैक गॉड से हुई थी, जहां पर ब्लैक गॉड ने उसे चैलेंज कर दिया था। हानशेन ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। इस चैलेंज में ये शर्त थी कि अगर हानशेन फाइट जीत गया तो हानशेन को दोनों बीस्ट सोल फ्री में मिल जाती, पर अगर ब्लैक गॉड जीत गया तो ब्लैक गॉड को दोनों बीस्ट सोल फ्री में मिल जाती। ब्लैक गॉड ने यह शर्त इसलिए लगाई थी क्योंकि वो हानशेन को मारना चाहता था। उसे नहीं लगा था कि हानशेन उसकी शर्त एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हानशेन ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे हानशेन और ब्लैक गॉड दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। बैटलफील्ड के बाहर बहुत से लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि हानशेन ने किस तरह ब्लैक गॉड को ऑफेंड कर दिया। आखिर ब्लैक गॉड उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। बहुत ही कम लोग ये जानते थे कि हानशेन और ब्लैक गॉड आखिर किस वजह से एक दूसरे के दुश्मन थे। बहुत से लोगों को ये भी लग रहा था कि हानशेन ने ब्लैक गॉड का चैलेंज एक्सेप्ट कर बहुत बड़ी गलती की है। खैर, ब्लैक गॉड हानशेन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी। वहीं हानशेन भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार था। उसने अपने शैबल पंजे बाहर निकाल लिए थे। कुछ ही पलों में उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। ब्लैक गॉड अपनी पूरी पावर के साथ हानशेन की तरफ बढ़ने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज हानशेन को मारकर वो हानशेन का किस्सा यहीं पर खत्म कर देगा। वहीं ब्लैक गॉड की स्ट्राइक देखकर ली जिंग को हानशेन की चिंता हो रही थी। वो मन ही मन कहता है, हानशेन, अगर तुम ब्लैक गॉड का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते तो स्टारविल शेल्टर में मैं तुम्हें ब्लैक गॉड से बचा लेता, लेकिन तुमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे में अगर इस फाइट में तुम उसके हाथों मारे भी गए तो भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ली जिंग को हानशेन की चिंता थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इधर ब्लैक गॉड का हमला तेजी से हानशेन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से ब्लैक गॉड अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हानशेन ने उसके वीक स्पॉट को टारगेट कर दिया था। अगर उसका हमला हानशेन की तरफ थोड़ा और बढ़ता तो हानशेन उसके वीक स्पॉट पर हमला कर उसे बहुत इजीली मार देता। ब्लैक गॉड जल्दी से पीछे हटता है एंड हानशेन पर और भी कई सारे हमले करता है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हानशेन हर बार उसके वीक स्पॉट को टारगेट कर दिया करता था। इस वजह से ब्लैक गॉड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। इसी का फ़ायदा उठाकर हानशेन अगले कुछ ही हमलों में ब्लैक गॉड को हरा देता है। बैटलफील्ड पर क्या हुआ था, इस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। बाकी लोग तो छोड़ो, ब्लैक गॉड को खुद अपनी हार पर भरोसा नहीं हो रहा था। इधर हानशेन जल्दी से ब्लैक गॉड के पास आता है एंड उससे कहता है, थैंक यू मुझे दोनों बीस्ट सोल देने के लिए। जिसके बाद हानशेन बैटलफील्ड से बाहर आ जाता है। ट्रैवल शेल्टर के बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं। आज की फाइट में हानशेन ने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस कर दिया था। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसे अपना आइडल तक बना लिया था। अगले कुछ ही घंटों में पूरे आइस फील्ड में बात फैल गई थी कि हानशेन ने ब्लैक गॉड को हरा दिया है। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था। ऐसे में ये झूठ भी नहीं हो सकती थी। हानशेन वहाँ से गॉडेस शेल्टर लौट आता है। वहाँ लौटते ही सभी लोग हानशेन की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्लैक गॉड बहुत ज़्यादा एरोगेंट है एंड हानशेन ने आज उसे सबक सिखाकर बहुत अच्छा किया है। गॉडेस शेल्टर के बहुत सारे लोगों ने हानशेन को अपना आइडल बना लिया था। इधर उनकी तारीफें सुनकर हानशेन बस इतना कहता है कि ब्लैक गॉड बहुत ज़्यादा वीक था, ऐसे में उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर यांगली आ जाती है। हानशेन उससे पूछता है कि तुमने सारे के सारे फ्लैश को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस पर यांगली हाँ में सिर हिला देती है। उसका बिहेवियर आज थोड़ा अजीब था, इसलिए हानशेन पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो इस पर यांगली कहती है, मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं ज़ीरो को शायद कुछ तो हुआ है। वो पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही है। मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार जाकर उसे चेक करना चाहिए।
ये सुनते ही हानशन वहाँ से ज़ीरो से मिलने जाने लगता है। इधर हमें ज़ीरो को दिखाया जाता है जो कासल में एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर हानशन आकर कहता है, मैंने सुना है पिछले कुछ दिनों से तुमने ठीक से खाना नहीं खाया है, आखिर क्या हुआ? तो इस पर ज़ीरो कहती है, फाइनली तुम लौट आए। वो असल में मुझे भूख नहीं लगी थी, इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। हानशन उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम एक ह्यूमन हो, ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें भूख ना लगे। चलो मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाता हूँ, फिर तुम इसे खाना। ये सुनकर ज़ीरो खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, मुझे अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगली बार जब तुम शिकार पर जाओ तब मुझे भी अपने साथ ले चलना। ये सुनकर हानशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो ज़ीरो की बात मान जाता है। अब उसे ज़ीरो के साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था एंड उसे ज़ीरो से डर भी नहीं लगता था। इस वजह से ज़ीरो को अपने साथ ले जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। हानशन जानता था कि ज़ीरो सिर्फ उससे बात करती थी, उसकी ही क्लोज थी एंड उसे ही जानती थी। इसके बावजूद वो उसे इग्नोर कर रहा था। इस वजह से उसे अपने बिहेवियर पर अब थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था। वो कहता है, ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। ये सुनकर ज़ीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हानशन ज़ीरो के साथ वहाँ से बाहर जाने लगता है। उसने ज़ीरो से वादा किया था कि वो ज़ीरो के लिए खाना कुक करेगा। हानशन ज़ीरो को लेकर क्रिस्टल पैलेस आ जाता है। समुद्र के इतने सुंदर नज़ारे को देखकर ज़ीरो बहुत ज़्यादा खुश थी, पर तभी उन लोगों को वहाँ पर एक जेलीफिश दिखती है। हानशन को इस शिकार का बहुत अच्छा मौका लगता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो जाकर उस जेलीफिश का शिकार करेगा। जिसके बाद वो जल्दी से क्रिस्टल पैलेस से बाहर आता है एंड उसका शिकार करने के लिए जाने लगता है। हानशन सीधा जाकर उस जेलीफिश पर एक ज़ोरदार हमला करता है, लेकिन उसका हमला मतलब उसका हाथ उस जेलीफिश के अंदर ही फंस जाता है। हानशन अपने हाथ को बाहर निकालने की और पीछे खींचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा वो जेलीफिश अब उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देना शुरू कर देती है। इस वजह से हानशन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो इस जेलीफिश से पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। अब उसे इस जेलीफिश से डर भी लगने लगा था। वो इस जेलीफिश पर कई सारे हमले करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा उसकी हालत वक्त के साथ और ज़्यादा खराब होती जाती है। लेकिन तभी वो देखता है कि ज़ीरो उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। ये देखकर हानशन ज़ीरो को वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ज़ीरो भी इस मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन ज़ीरो वापस नहीं जाती है, उल्टा वो आकर जेलीफिश को पकड़ लेती है। हानशन उसे पीछे हटने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन तभी वो जेलीफिश ज़ीरो के हाथ को भी जकड़ लेती है। हानशन को लगा था कि अब वो और ज़ीरो दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं एंड दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन तब भी अचानक से ज़ीरो को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने शुरा फॉर्म में आ जाती है एंड अपनी शुरा की पावर का यूज़ कर कर बहुत ईजीली जेलीफिश के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसके बाद वो हानशन को खींचते हुए क्रिस्टल पैलेस ले आती है। हानशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए ज़ीरो को उसे वहाँ लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन फाइनली वो दोनों सेफली क्रिस्टल पैलेस में आ चुके थे। अभी के लिए हानशन क्रिस्टल पैलेस में था एंड ज़ीरो को देखते हुए ये सोच रहा था कि ज़ीरो, आखिर तुम इंसान हो या शुरा। हानशन के पास अपने सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए डफने लौटने के बाद वो इस बारे में रिसर्च करता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उसे यही पता चलता है कि ह्यूमन जीन्स और शुरा जीन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था। ऐसे में कभी भी उनके कॉम्बिनेशन से कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। बहुत से लोगों ने ह्यूमन ब्लड और शुला ब्लड को मिक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके रिजल्ट में वो दोनों ही ब्लड खराब हो गए थे। उन दोनों ने ही एक दूसरे पर हमला कर कर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका साफ साफ यही मतलब था कि ह्यूमंस और शुरा के कभी कोई बच्चे नहीं हो सकते हैं। लेकिन ज़ीरो एक ह्यूमन भी थी, एक शुरा भी थी,
तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। ज़ीरो की मिस्ट्री बहुत ज़्यादा गहरी थी। हाइंशन इसे चाहकर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था एंड परेशान होकर अपने कमरे में बैठा था। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। हाइंशन जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर ही यानरन खड़ी हुई थी। यानरन को वहां देखकर हाइंशन शॉक हो गया था। वो उससे पूछता है, नॉर्मली तुम मेरे कमरे में कभी नहीं आती हो, क्या हुआ? क्या कोई बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? तो इस पर यानरन कहती है, हाइंशन, कल मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ आओ। ये सुनकर हाइंशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड उससे पूछता है कि आखिर ये किस तरह की कॉन्फ्रेंस है। तो यानरन कहती है, ये एक फॉर्मल कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही स्पेशल लोग आएंगे जिनके पास मार्शल आर्ट की बहुत ही पावरफुल इंसाइट होगी जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एंड हाँ, इस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे जान पहचान वाला एक इंसान भी आने वाला है। इस पर हाइंशन पूछता है, आखिर कौन है वो? तो यानरन वहाँ से जाते हुए कहती है, ऑब्वियसली वो मैंग मैंग होगी। मैंने सुना है कि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इस पर हाइंशन भी हल्के से मुस्कुरा देता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हाइंशन यानरन के साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था। वो यानरन से पूछता है, आखिर ये कॉन्फ्रेंस किस बारे में है? तो यानरन उसे बताना शुरू कर देती है। तुम तो ये जानते ही होगे कि अगर किसी ह्यूमन को अपने जीन्स इवॉल्व करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसे एक ड्यूक बनना होगा, है ना? तो इस पर हाइंशन अपना सिर हिला देता है। तो यानरन आगे कहती है, लेकिन ह्यूमंस के पास कुछ ऐसी खास टेक्निक्स हैं जो अगर एक ह्यूमन सीख लेता है तो वो बिना ड्यूक बने ही अपने जीन्स को इवॉल्व कर सकता है। ये मेथड्स काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट एंड पावरफुल हैं। इन मेथड्स को क्वी प्रैक्टिस टेक्निक कहा जाता है एंड इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक भी यही है। हाइंशन क्वी प्रैक्टिस टेक्निक के बारे में सुनकर सोच में पड़ जाता है। तो इस पर यानरन कहती है, हमारी जी फैमिली के पास भी एक क्वी प्रैक्टिस टेक्निक है एंड जी फैमिली के साथ साथ 3 और पावरफुल फैमिलीज हैं जिनके पास क्वी प्रैक्टिस टेक्निक है। इन सभी क्वी प्रैक्टिस टेक्निक का ओरिजिन सेम है, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से सभी फैमिलीज अलग हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद हर कुछ सालों में सभी फैमिलीज मिलती हैं एंड इन सभी टेक्निक्स पर अपने इंसाइट शेयर करती हैं। तो इस पर हाइंशन पूछता है, आखिर वो 4 फैमिलीज कौन सी हैं? तो यानरन उसे बताती है, पहली है जी फैमिली, दूसरी है लिन फैमिली, तीसरी है वैंग फैमिली और चौथी है जू फैमिली। जू फैमिली के बारे में सुनकर हाइंशन थोड़ा परेशान हो गया था। उसे याद था कि जब वो लो डेमन वर्ल्ड में था तब उसने जू फैमिली के एक मेंबर को मारा था एंड उसी से हाइंशन को आइस जेड स्किन मिली थी। हाइंशन सोच में पड़ जाता है, क्या वो मेंबर सच में जू फैमिली का था? कहीं मैं आज मुसीबत में ना पड़ जाऊं। इधर हाइंशन को अजीब तरह से बिहेव करता देख यानरन थोड़ा परेशान हो गई थी, लेकिन हाइंशन उसे परेशान होने के लिए ना कहता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास जी क्विंग नाम की एक लड़की आ जाती है जो यानरन से कहती है, जब से तुम डफने पर गई हो तब से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है, काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले। तो इस पर यानरन भी मुस्कुरा देती है। तभी जी क्विंग कहती है, क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस पर यानरन कहती है, नहीं, ये मेरा फियोंसे है, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोगों की भीड़ जम चुकी थी। ये सभी लोग सभी फैमिली के वो मेंबर्स थे जिनकी एज 40 से कम की थी, तो भी ये हॉल पूरा भर चुका था। हाइंशन नोटिस करता है कि जू फैमिली के यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए वो कहता है, क्या जू फैमिली कोई बड़ी फैमिली नहीं है? तो इस पर यानरन कहती है, जू फैमिली एक बड़ी फैमिली है, लेकिन उनकी फैमिली में बहुत से मेंबर नहीं हैं। ऐसे में जू फैमिली बहुत ही कम बाहर आती है। तो इस पर जी क्विंग आगे कहती है, हालांकि भले ही उनके फैमिली में कम मेंबर हैं, लेकिन सभी के सभी एक्सपर्ट हैं एंड उनके पास सबसे बेस्ट कोई प्रैक्टिस टेक्निक है।
इस वजह से वो चारों फैमिलीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी स्टेज पर एक इंसान लेक्चर देने आता है, या कहो अपनी इनसाइट शेयर करने आता है। हानशन उसे देखते ही पहचान गया था कि जू फैमिली का मेंबर है। इधर यानरैन सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कौन है। तभी जी क्विंग कहती है उसका नाम जू यांग है। एंड कमाल की बात पता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। आज यहाँ पर वो स्टेज पर जेड हार्ट के बारे में अपनी इनसाइट शेयर करेगा। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड किस फैमिली से है? तो इस पर यानरैन कहती है हानशन किसी बड़ी फैमिली से नहीं है। ये सुनकर जी क्विंग अभी के लिए थोड़ा सोच में पड़ गई थी, जिसके बाद वो कहती है यानरैन अब मुझे जाना होगा। तो एक्चुअली मुझे स्टेज पर जाकर बैठना है। वैसे तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करूँगी, क्योंकि अगर मैं स्टेज पर बैठूँगी तो बहुत से लोग मुझे देखेंगे, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से मुझे स्टेज पर जाना ही होगा। वेल, बाद में मिलते हैं हम। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। इस पर यानरैन भी उसे जाने देती है। हानशन यानरैन के पास आता है तो यानरैन उससे कहती है ये मुझसे हमेशा से ही कंपटीशन करते आई है। बचपन से लेकर अभी तक वो मुझसे कंपटीशन करती आई है। उसका बॉयफ्रेंड जू फैमिली से है, इसलिए वो खुद को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर समझ रही है। खैर छोड़ो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।